हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य के काव्य भाग की क्लास नंबर 8 होगी और जो ईएमआरएस, एनवीएस और केवीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वैसे ये केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस जो हमारा सिलेबस है उसी के अनुसार क्लासें हैं। बाकी जो भी एचटेट की, डीएसएसबी की, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्लासों को देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य हमारा सारा एक जैसा ही आता है। केवल पीजीटी में कुछ टॉपिक अलग होते हैं, उनको आप अलग से कर लेना। बाकी हिंदी साहित्य यहाँ से आपको कंप्लीट मिल जाएगा पीवाईक्यू के साथ, और इन क्लासों को आप देख सकते हैं। केवीएस, एनवीएस के लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ईएमआरएस का तो बिल्कुल ही कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, क्योंकि गद्य साहित्य तो वहाँ पर बिल्कुल ईएमआरएस का मैं टॉपिक के अनुसार करवा चुकी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उन क्लासों को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। पिछली क्लास में हमने जो है रासो साहित्य को किया था। आज हम आदिकाल के लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक क्लास में हम पीवाईक्यू को करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आदिकाल का क्या है, लौकिक साहित्य हम पढ़ते हैं। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति वीरगाथाओं का निरूपण है, जिसको आधार बनाकर शुक्ल जी ने इस कालखंड को क्या वीरगाथा काल नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। नामकरण से मैं बार बार बता रही हूँ, आपको एक प्रश्न आता है, अच्छे से याद करेंगे। जिन रचनाओं में वीरगाथाएं नहीं थी उन्हें शुक्ल जी ने आदिकाल के चौथे एवं अंतिम प्रकरण फुटकल रचनाओं में स्थान दिया है। फुटकल रचनाओं में से शुक्ल जी ने दो कवियों विद्यापति, अमीर खुसरो का वर्णन किया है। फुटकल रचनाओं में किसका वर्णन किया है शुक्ल जी ने? एक तो विद्यापति का, एक अमीर खुसरो का। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की इस धारा को लौकिक साहित्य नाम दिया है। इस धारा में उन कवियों को स्थान दिया है जो क्या है, लौकिक विषयों, प्रेम, श्रृंगार व मनोरंजन को आधार बनाकर लिखी। लौकिक साहित्य के अंतर्गत 5 रचनाओं को स्थान देते हैं। कौन कौन सी है वो? वसंत विलास, जयमंक, जस चंद्रिका, जय चंद प्रकाश, खुसरो की पहेलियाँ और ढोला मारूरा दूहा। अब इनके बारे में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य की रचनाएं हैं कौन कौन सी? 5 हमारी: वसंत विलास, जयमंक, जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश और खुसरो की पहेलियाँ, ढोला मारूरा दूहा। ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। ढोला मारूरा दूहा ये 11वीं शताब्दी की है और कवि कौन है इसके? कल्लोल है। भाषा कैसी है इसकी? राजस्थानी है। नरवर देश के राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारवणी की क्या है, ये प्रेम इस कथा में वर्णित है। किसमें? ढोला मारूरा दूहा में। आगे देखिए, जयमंक, जस चंद्रिका और जय चंद प्रकाश ये दोनों रचनाएं कैसी हैं? अप्राप्य हैं। दोनों में कन्नौज नरेश जयचंद की वीरता का वर्णन है। आगे देखिए, वसंत विलास, और इसमें क्या वर्णन है? 84 दोहों में स्त्रियों पर जो वसंत का प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन किया गया है, और इसका प्रकाशन 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथमाला में हुआ था, और इसके संपादक कौन थे? केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव थे। आगे देखिए, आगे है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं आदिकाल में, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वास्तविक नाम था इनका अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था, और इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। खड़ी बोली में सर्वप्रथम काव्य रचने का श्रेय किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है, इसलिए इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। अगर आपसे खड़ी बोली का प्रथम कवि पूछा जाता है तो वो कौन होंगे? अमीर खुसरो होंगे। इन्होंने दिल्ली में 3 वंश और 11 सुल्तानों का शासन देखा। तबला, कव्वाली, सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। ये स्वयं को हिंद का तोता भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। आगे देखिए, इनकी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। खालिक बारी, मुकरियाँ, दो सुखने, पहेलियाँ। खालिक बारी एक शब्दकोश है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों के हिंदी अर्थ दिए गए हैं। पहेलियाँ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी गई। अपने गुरु की कब्र पे जाकर इन्होंने कहा था, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केश। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति ये किसकी है? अमीर खुसरो की। और पूरी पंक्ति यहाँ तक है, देखिए, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रहणु भई चहु देश। ये पूरी पंक्ति है। बाकी ये पंक्ति तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। आगे देखिए,
विद्यापति, इनका जन्म कहाँ हुआ था? दरभंगा बिहार में हुआ था। और इन्होंने क्या है, 3 भाषाओं में काव्य रचना की है, एक तो अपभ्रंश, दूसरी संस्कृत, तीसरी मैथिली में। इनकी जो 14 रचनाएं मानी जाती हैं, 11 संस्कृत की हैं, 2 अपभ्रंश की हैं, 1 मैथिली की है। विद्यापति की जो संस्कृत की रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पुरुष परीक्षा, शैव सर्वसार, लिखनावली, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली। और जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है कीर्ति लता, कीर्ति पताका। और इनकी जो मैथिली भाषा की है वो है पदावली, जिसके कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए थे। विद्यापति आदिकाल में आदिकाल और भक्ति काल दोनों के संधि कवि कहे जाते हैं। कौन? विद्यापति। समय की दृष्टि से विद्यापति को भक्ति काल के कवि और रचना की दृष्टि से आदिकाल में इनको रखा जाता है। विद्यापति के अन्य नाम कवि शेखर, कवि रंजन, खेलन कवि, कवि कंठार, नव कवि शेखर, अभिनव जयदेव, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। हिंदी का जयदेव पंचानन। ये सभी विद्यापति के क्या हैं? अन्य नाम है। आगे देखिए, ये शैव मत को मानते थे। विद्यापति को मिथिला और बंगाल दोनों के निवासी अपना अपना कवि आएगा, यहाँ पर कवि बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु इनके पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे। किनके? विद्यापति के पदों को। और विद्यापति भक्त थे या श्रृंगारी, ये एक विवाद का विषय है। बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर दास विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्रनाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र विद्यापति पदावली में क्या है, रहस्यवाद की व्याप्ति मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। देखिए, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन से कवि हैं इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं, कौन से इनको भक्त मानते हैं। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग जो विद्वान हैं उनके नाम याद हो जाने चाहिए। निराला ने विद्यापति के पदों को नागिन की लहर कहा है। और डॉक्टर बच्चन ने विद्यापति को अपरूप का कवि, हिंदी का जातीय कवि कहा है। डॉक्टर बच्चन ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना है। देखिए, बच्चन ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूर्वी प्रदेशों में विद्यापति पदावली धर्म ग्रंथ की क्या है, महिमा पा सकती है। आगे देखिए, कवि ने अपनी रचना कीर्ति लता को कहानी कहा। कीर्ति लता में मिथिला नरेश कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन 4 पल्लवों में मिलता है। 4 पल्लव यानी 4 भाग हैं ये, तो इनको पल्लव बोला गया है। किसकी? कीर्ति लता की। और इसको क्या कहा? कहानी कहा है। किसने? विद्यापति ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है। कीर्ति लता जो है ये एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। एक तो राउल वेल जो रोड़ा कवि की है वो भी हमारा चंपू काव्य है, और दूसरी जो विद्यापति की हमारी ये है कीर्ति लता, ये भी क्या है कि चंपू काव्य है। चंपू काव्य हम उसको कहते हैं जो गद्य और पद्य मिश्रित होते हैं उनमें। विद्यापति को हिंदी का आदि गीतकार, हिंदी गीत परंपरा का प्रवर्तक और हिंदी कृष्ण काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अब शुरू होता है हमारा, वो तो लौकिक साहित्य था, अब पढ़ेंगे जो आदिकाल का गद्य साहित्य है वो। काव्य प्रवृत्तियों की दृष्टि से आदिकाल विविधताओं का क्या है, काल आएगा, यहाँ पर काल रहा है। और आदिकालीन जो साहित्य में वीर गाथाओं की प्रधानता भले ही रही हो, पर इस युग में लौकिक व धार्मिक विषयों पर भी साहित्य लिखा गया। इसी युग में गद्य परख रचनाओं का भी लेखन हुआ है। आदिकालीन गद्य साहित्य की जो प्रमुख कहानी है वो कौन कौन सी हैं? ये देखिए, गद्य साहित्य में राउल वेल जिसके बारे में मैं अभी आपको बताया था, ये 10वीं शताब्दी की है, ये रोड़ा कवि की है। ये शिलांकित कृति है, मध्य प्रदेश के धार जिले में एक शिला पर अंकित ये मिली है। और यह शिला वर्तमान में जो है मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। हिंदी की जो प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित क्या है, ये चंपू काव्य मैंने अभी बताया था, संपूर्ण रचना है। नायिका राउल का नख सिक सौंदर्य वर्णित है, और इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कितनी? 7। और जिसे में राजस्थानी की क्या है, प्रधानता है।
डॉक्टर बच्चन ने इसे वेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम क्या है रचना माना है। वेली काव्य का अर्थ होता है काव्य की वह लता जो कीर्ति और श्रृंगार के सहारे ऊपर चढ़ती और फैलती है। आगे है वर्ण रत्नाकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, 14वीं शताब्दी इसका समय है। रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर है। मैथिली गद्य का पहला ग्रंथ है, ये मैथिली का है। कुल 8 कल्लोल में विभक्त है, 8वां कल्लोल अपूर्ण है। अभी मैंने आपसे बताया था 4 पल्लव में हमारी कीर्ति लता है, ये कल्लोल में विभक्त है। कौन सी? वर्ण रत्नाकर। 8वां जो कल्लोल है वो क्या है? अपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र वर्ण रत्नाकर जो है एक शब्द कोश आएगा, यहाँ पर शब्द कोश सा प्रतीत होता है। ये पंक्ति नगेंद्र की है। आगे हमारा तीसरा ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, 12वीं शताब्दी दामोदर कवि की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। और पंडित दामोदर शर्मा काशी नरेश गोविंद चंद्र का क्या है? सभा पंडित था। इस ग्रंथ की रचना राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान करवाने के लिए क्या है की गई थी, और ये 5 प्रकरणों में क्या है? विभक्त है। अब जो आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां हैं वो देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केवीएस एनवीएस में इन प्रवृत्तियों से प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि लिखा गया है। तो इसमें क्या था? आदिकाल में युद्धों का जो सजीव चित्रण किया गया था, आश्रयदाता सामंतों का स्तुतिगान था, अतिशयोक्तिप्रक वर्णन था, व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव था, राज्य आश्रित कवि, सामंतों के वैभव व विलासिता का क्या है? वर्णन था इसमें, और वीर संघार रस की क्या थी? प्रधानता थी, ओज गुण की प्रधानता थी, विविध छंदों का प्रयोग था, और संयुक्त अक्षरों की क्या थी? बहुलता थी। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। व्यापक राष्ट्रीयता का क्या था? अभाव था, या ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। और तो इसी के साथ हमारा जो आदिकाल है वो समाप्त होता है। अभी केवल हमारे PYQ बचे हैं, इसको हम अगली क्लास में एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगी, फिर हमारा भक्ति काल शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही जल्द हम अपने हिंदी साहित्य को कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए आप क्लासों के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को करें। चलिए फिर करते हैं आज की क्लास को समाप्त।